वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डीजी। हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा। यंग एक्सपेरिमेंट क्या ये बताता है कि लाइट का नेचर क्या है। हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा तो क्या वो ये बताता है कि लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है? नहीं। यंग्स डबल स्लिट लाइट के वेव नेचर को शो करता है। आज हम लोग जब जान चुके हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या होती है, क्या उसकी पोजीशन होती है, तो हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखेंगे। मैक्सिमा मिनिमा से मिलकर जो फ्रिंज पैटर्न बनता है उसका अल्टरनेट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखेंगे। और बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन सोर्स स्लिट में S1 S2 जो डबल स्लिट बनती है उससे रिलेटेड कोहेरेंट सोर्सेज हैं। अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं है तो क्या होगा? क्या इंडिपेंडेंट सोर्सेज से इंटरफेरेंस हो सकता है? सोर्स स्लिट को पास कर दें तो क्या होगा? स्क्रीन को दूर कर दें तो क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस उनकी एनालिसिस करेंगे और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में ही चैप्टर को बढ़ाते हुए। पहले शुरू करने से हम लोगों को ये याद होना चाहिए, सबको फार्मूले पता होना चाहिए कि अगर यंग्स डबल स्लिट में फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या है तो डी लैम्डा अपॉन डी, ये सारी चीज़ें आपको पता है। डी S1 S2 के बीच की डिस्टेंस है ये, है ना। और ये वाली डी कैपिटल डी क्या है? स्क्रीन की डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट। लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है, बीटा है फ्रिंज विड्थ। अब हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ देखी है। ये देखिए जो S1 S2 के राइट बाइसेक्टर पर सिचुएटेड है ये सोर्स स्लिट, और वहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर मैक्सिमा बन रहा है। तो ज़ीरो ऑर्डर मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही है। क्यों? क्योंकि S1 से C की डिस्टेंस और S2 से C की डिस्टेंस सेम है। हमने पढ़ा है मैक्सिमा के लिए क्या होता है? पाथ डिफरेंस। तो अगर डेल्टा x लिखें तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा, n शुरू होता है 0 1 2 ऑनवर्ड्स, और फेज डिफरेंस भी हम लोगों ने पढ़ा है, वो है 2n पाई, है ना। ये सब याद होना चाहिए। इसी तरह मिनिमा के लिए, तो मिनिमा के लिए हमारे पास क्या है? डेल्टा x फेज डिफरेंस वो है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और जो फेज डिफरेंस, ये तो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो हमारे पास क्या हो जाता है? 2n माइनस 1 पाई। अब अगर आप देखते हैं इसमें n की जगह आप 1 रखते हैं, यहाँ n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 1 2 3 ऑनवर्ड, 0 पे तो मैक्सिमा, तो 1 रखेंगे तो 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, इतना जान लेना ज़रूरी है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होती है उसका भी रिलेशन होता है लैम्डा बाई डी। कौन सा डी? स्मॉल डी। और अगर इससे देखोगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ बीटा अपॉन कैपिटल डी, सब पता है। ओके, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैंने ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, ब्लैक नहीं है वाइट बोर्ड है, पहला क्वेश्चन लिखा है, What is the effect on interference fringes in YDSC Young's double slit experiment if source slit S is moved closer to the double slit plane? क्या मतलब हुआ? ये जो सोर्स स्लिट है इसी से तो लाइट एंटर होती है। अगर इसको हम इसके पास कर दें, S1 S2 के प्लेन के पास कर दें तो क्या होगा? अब ये कंडीशन इनमें तो कहीं नहीं पड़ी, तो ये भी पता होना चाहिए। इसीलिए स्पेशली ये क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हैं तो ध्यान से देखिएगा कि अगर इस सोर्स स्लिट का साइज है x, अगर ये साइज ऑफ सोर्स स्लिट की मैं बात करूं तो वो अगर मैं मान लेती हूँ x, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द S1 S2 और उसकी डिस्टेंस ऑफ सोर्स स्लिट from the plane of S1 and S2, ये मान लिया अगर y है, ठीक है। तो एक कंडीशन है
जो फुलफिल होगी, जो सेटिस्फाइड होगी, तभी फ्रिंज पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिए क्या है वो कंडीशन। तो वो कंडीशन है कि अगर x अपॉन y इज लेस देन लैम्डा बाई डी, लेस देन और इक्वल टू लैम्डा बाई डी, अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड है, सेटिस्फाइड होती है, तभी फ्रिंज पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अब आप देख रहे हैं सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द, क्या बढ़ाया गया, मतलब इसकी डिस्टेंस कम कर दी गई। ये सोर्स स्लिट यहाँ से यहाँ आ गई और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, y के बराबर। तो y कम हो जाएगा, तो ये हमारे पास x अपॉन वाई की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर ये लैम्डा बाई डी से कम ही रहेगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा, लेस शार्प हो जाएगा, अदरवाइज फ्रिंजेस विल नॉट बी सीन। ऐसे ही सेकेंड पार्ट भी है क्वेश्चन का, इसी से रिलेटेड है। विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड, क्या बढ़ाया गया, मतलब x, फिर से x अपॉन वाई बढ़ेगा फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेनिंग सेम। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विल बी सीन, अदरवाइज नॉट। ठीक, पहले दूसरे क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स ऑन एंगुलर एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एंगुलर फ्रिंज विड्थ। मतलब क्वेश्चन का ये कहना है कि अगर हम स्क्रीन को मूव करा देते हैं S1 S2 के प्लेन से दूर, लिखा है आप समझ जाइए क्या बढ़ा दिया, दिस कैपिटल D। तो फर्क किस पे पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ पर और एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब सब जल्दी से यहाँ से देखते हो कि D बढ़ा दिया गया तो बीटा बढ़ा दिया गया, वो तो सही है, लेकिन पूछा जा रहा अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे नो इफेक्ट। क्यों, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा अपॉन डी। इसमें तो कैपिटल डी नहीं आ रहा है। अगर आप ये डी बढ़ा रहे हैं तो उसी रेशियो में बीटा भी चेंज हो जाएगा, सो दैट बीटा अपॉन डी इधर होगा ना, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो बीटा अपॉन डी कांस्टेंट बना रहे। तो क्या है, ऑन एंगुलर फ्रिंज विड्थ इफेक्ट कुछ नहीं, और फ्रिंज विड्थ पे क्या होगा कि आप देखते हैं एज पर इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ डी बीटा विल बी ऑल्सो इंक्रीज्ड। नेक्स्ट पार्ट पर आती हूँ मैं। द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट। अब वाइट लाइट में विबग्योर 7 कलर्स अलग अलग वेवलेंथ वाले हैं। जब S1 S2 से वाइट लाइट रेज आएंगी तो वो C पर किसी भी वेवलेंथ की रे आएगी। अगर वो कम वेवलेंथ की रे है तो उसके लिए जो S1C डिस्टेंस है वही S2C डिस्टेंस है, ज़्यादा वाली है उसके लिए भी S1C डिस्टेंस S2C दोनों बराबर हैं। फॉर ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज एट C, that is at the center, there will be zero path difference. So all will overlap together and what will be the maxima at the center, white. सारे रंग का पार्ट डिफरेंस 0 होगा, सारे रंग मिलाकर सेंट्रल मैक्सिमा कैसा बना देंगे, वाइट। सारे रंग मिलकर ही तो वाइट लाइट बनती है। तो अगर हम सोर्स स्लिट को, जो अभी कैसी है मोनोक्रोमेटिक, वाइट लाइट से रिप्लेस कर देते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा तो वाइट मिलता है। अब मैक्सिमा के बाद दोनों तरफ क्या बनते हैं, दोनों ओर मिनिमा। तो अगर ये देखिए तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके बाद ये मिनिमा इधर है, ये मिनिमा इधर है, और हमें पता है मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस की कंडीशन सामने लिखी है। अब मान लीजिए जो फर्स्ट मिनिमा है उस फर्स्ट मिनिमा के लिए जो ये कंडीशन लगाती हूँ मैं, एन वैल्यू 1 रख दूंगी, तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 - 1, दिस इज लैम्डा बाई 2, है ना। तो आप देखते हैं कि फर्स्ट मिनिमा के लिए दोनों साइड के सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में जो फर्स्ट मिनिमा बनेगा उसमें डेल्टा x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2। और ये कौन सी कंडीशन है, किसके लिए कंडीशन है, याद रखिए मिनिमा के लिए। तो अब सेंट्रल ब्राइट के जस्ट बाद मिनिमा होगा उस कलर के लिए
जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू कम है, क्योंकि पाथ डिफरेंस लोएस्ट है भी। लोएस्ट कैसे है? लैम्डा लोएस्ट के लिए। किसका लैम्डा लोएस्ट है? वॉयलेट का। तो वॉयलेट के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है? मिनिमा वाला, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। अब वाइट लाइट में फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के जस्ट बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि पाथ डिफरेंस कम है तो शॉर्ट वेवलेंथ है वॉयलेट कलर की। तो वॉयलेट कलर के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कैसा अपीयरेंस होगा? रेडिश होगा ना। वाइट में से अगर वॉयलेट के लिए, ब्लू के लिए डिस्ट्रक्टिव मानिए, उनको ज़ीरो मानिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उनकी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी तो रेडिश अपीयरेंस होगा। इसीलिए सेंट्रल ब्राइट के बाद दोनों ओर अपीयरेंस होता है रेडिश, क्योंकि वॉयलेट के लिए डिस्ट्रक्टिव। और थोड़ा और दूर जाएंगे तो रेडिश की, रेड कलर के लिए भी क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। तो सेंट्रल मैक्सिमा से दोनों ओर वॉयलेट कलर के लिए डिस्ट्रक्टिव है तो रेडिश अपीयरेंस आएगा, और थोड़ा स्लाइटली और दूर जाएंगे तो रेड कलर के लिए डिस्ट्रक्टिव है तो वाइट माइनस रेड कलर क्या होगा? वॉयलेट। तो वॉयलेट डोमिनेटिंग फ्रिंज देखेगी। उसके बाद few colored fringes, then interference pattern will disappear। तो ये कहा जाता है कि if the source slit is replaced by white light, source slit is monochromatic source, it is replaced by white light, the central maxima will be white, its both sides, the fringe, few fringes from reddish to violet will be observed and after that no fringe is seen। तो इस तरीके से ऐसे आपको सोचना होता है। आपको ये कहता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमा मिनिमा उनका इंटेंसिटी कर्व क्या होगा। तो इंटेंसिटी कर्व स्क्रीन पर बनने वाले फ्रिंज पैटर्न को ही तो कहते हैं। कलर जो ब्राइट डार्क अल्टरनेट ऑर्डर में फ्रिंज बनती हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स से। जो फ्रिंज पैटर्न बनती है उनमें आप देख रहे हैं कि सी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ये दिखाई मैंने। फ्रिंज विड्थ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फ्रिंज विड्थ कहाँ से होती है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के। आप ये देखिए, ये मैंने जो दिखाया इतनी तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और दो डार्क फ्रिंज के बीच में एक ब्राइट, और इसी तरीके से दो कंजिक्यूटिव ब्राइट के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसकी है? डार्क फ्रिंज की। तो ये मैंने देखिए जैसे ये डार्क की दिखाई तो दो ब्राइट है, ये मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों, और ये पहला मिनिमा हो गया, फिर उसके बाद ये दूसरा मिनिमा हो गया। तो मैंने जो मेंशन किया आप किसी भी को मेंशन कर सकते हो। सेंट्रल मैक्सिमा को जीरो ऑर्डर फ्रिंज कहते हैं। अब उसके ऊपर अगर मैक्सिमा जो है तो मैक्सिमा की पीक के पास देखिए लैम्डा क्या हो गया? पाथ डिफरेंस। तो अगर आप देखते हैं कि पाथ डिफरेंस 0 है तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा, n = 1 रखेंगे तो लैम्डा है, ये देखिए फर्स्ट मैक्सिमा। फिर n = 2 रखिए मैक्सिमा के लिए तो देखिए 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये हो गया मैक्सिमा का पैटर्न। और इसी तरीके से नीचे भी उतनी ही डिस्टेंस पर तो माइनस लैम्डा, -2 लैम्डा, -3 लैम्डा। तो ये तो हो गया फ्रिंज पैटर्न। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि if the source slit is shifted slightly away from the position of perpendicular bisector, then what will be the effect on interference fringes in YDSE? इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? Source slit is moved slightly away from the perpendicular bisector। तो ये perpendicular bisector पर सोर्स है। बहुत लोग सोचते हैं इसको मैं पीछे कर दूं, तो क्या हुआ? अभी तो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इस लाइन पर सोर्स स्लिट कहीं भी रहेगी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो क्वेश्चन का कहना यह है कि अगर सोर्स स्लिट एस की बजाय वो यहां कहीं कर दी जाए, मान लीजिए जैसे ये एस डैश पोजीशन में, अब क्या होगा? तो आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि एस अगर है राइट बाइसेक्टर पर तो सेंट्रल मैक्सिमा जीरो ऑर्डर फ्रिंज है सीधे सी पर, है ना। अब अगर ये एस डैश पर है तो ये मान लीजिए अगर ये जो इसका मिड पॉइंट है S1 S2 का, इसका नाम मैं रख दूं O पर, तो एस डैश O से लाइट वेव सोर्स से आएंगी और ये जितना एंगल इधर बना रही है उतना ही तो इधर बनेगा।
तो उतना ही एंगल बनाते हुए स्क्रीन पर जहाँ ये मिलेंगी, मान लीजिए वो इस पॉइंट पर मिलती है, इसका नाम मैं पॉइंट का रख दूँ अगर ओ डैश, तो ओ डैश पर, या इसका सी है तो इसका नाम रख दूँ मैं सी डैश, तो सी डैश पर बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। बाद में उसके ऊपर नीचे उसी तरीके से फ्रिंज पैटर्न रहेगा। तो बस अगर ये शिफ्टिंग राइट बाइसेक्टर से ऊपर की तरफ बाय द एंगल +5 हुआ तो सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो गया, नीचे की तरफ, मैंने बाय द एंगल -5, है ना, क्योंकि एस डैश ओ और सी डैश ये एक सीध में होंगे, जैसे यहाँ पर है एस ओ सी एक सीध में। तो ऐसा भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको बताना होगा कि सेंट्रल मैक्सिमा विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड्स ऑन द स्क्रीन accompanied by फ्रिंज पैटर्न एज यूजुअल। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन 2। देखिए, शो दैट फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस इज इन अकॉर्डेंस विद द एनर्जी कंजर्वेशन। आपको पता है इंटरफेरेंस में एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिनन कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे कि एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिनन है? देखिए, हमें पता है एट द प्लेसेस ऑफ मैक्सिमा, आई मैक्सिमा का क्या फॉर्मूला होता है। आई मैक्सिमा अगर आपने देखा है तो कांस्टेंट इंटू A1 + A2 का होल स्क्वायर ही तो होता है। अगर एक रे A1 इंटेंसिटी की है, दूसरी रे A2 एम्पलीट्यूड की है, तो इंटेंसिटी क्या होता है KA² एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो आपने मैक्सिमा की लिखी, और मिनिमा क्या होता है इसी का KA1 - A2 का होल स्क्वायर। अब इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये मैक्सिमा और मिनिमा अल्टरनेट ऑर्डर में फ्रिंज पैटर्न जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मिलता है। तो इनका अगर हम एवरेज निकालें तो आई एवरेज की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, के, यहाँ पर आप देखिए A1 + A2 होल स्क्वायर प्लस कॉमन ले लिया है के A1 - A2 होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है के A1 + A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। देखिए 2A1 स्क्वायर 2A2 स्क्वायर आएगा, यहाँ भी 2, ये 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो आई एवरेज यही आएगा। अब देखिए, अगर आपके पास जो S1 S2 है उनकी इंटेंसिटी, S1 से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी I1 है और S2 से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी I2 है, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी है? टोटल इंटेंसिटी भी तो है आपके पास, I टोटल अगर निकालेंगे तो टोटल एनर्जी आपके पास कितनी है I1 + I2। तो I1 + I2 अगर आप करते हो तो वो भी तो वही है। I1 है क्या, KA1 स्क्वायर, और I2 क्या है, KA2 स्क्वायर, है कि नहीं? तो आपके पास अभी भी तो वही आ रहा है KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि जो दोनों सोर्सेज हैं उनसे जो टोटल एनर्जी है वही आफ्टर इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिनिमा के फॉर्म में फ्रिंज पैटर्न जो डिस्ट्रीब्यूटेड होके जो बनता है एनर्जी का, वो भी उतनी ही है। हाँ, बस मिनिमा वाली एनर्जी मैक्सिमा में शिफ्ट हो जाती है। कैसे? अगर आप A1 A2 दोनों को सेम मान लें A, तब आप देखिए A1 A2 A है तो I मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर, और I मिनिमम कितना हो जाएगा 0। और इससे एवरेज कितना निकलेगा 4A स्क्वायर प्लस 0 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 2A स्क्वायर। और I1 I2 भी कितना आ जाएगा 2A स्क्वायर, है ना। तो जो मिनिमा वाली एनर्जी जो होती है वो अगर मैक्सिमा में शिफ्ट कर गई तो ये 2A स्क्वायर 4A स्क्वायर, यहाँ 0। कब? यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन में। तो टोटल एनर्जी उतनी ही है जितनी की इंटरफेरेंस में फ्रिंज पैटर्न बनने के बाद मैक्सिमा और मिनिमा की टोटल एनर्जी। दैट्स व्हाई इट इज प्रूव्ड दैट दिस इंटरफेरेंस phenomenon इज इन अकॉर्डेंस विद द एनर्जी कंजर्वेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई आर कोहेरेंट सोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेरेंस, कैन टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज बी कोहेरेंट। आपको पता है कि इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है I1 + I2
प्लस 2 रूट I1I2 cos फाई। यही वाला जो टर्म है, इस टर्म का नाम क्या है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, पिछला वीडियो देखिएगा। इसको कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म, है ना। इंटरफेरेंस, अदरवाइज दो सोर्स हैं तो I1 प्लस I2 होता, इंटरफेरेंस हो रहा है तो 2 रूट I1I2 cos फाई एडिशनल टर्म आया। अब इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेज हैं, और कोहेरेंट सोर्स किन्हें कहते हैं, जो लाइट वेव प्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस की। टाइम के साथ उनका फेज डिफरेंस चेंज, फेज में कोई भी चेंज नहीं होता। जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, टाइम के साथ इनका फेज नहीं बदलता है, वो सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। तो अब आप देखिए, फॉर कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो अब अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो कोहेरेंट सोर्स की ज़रूरत क्यों होगी, क्योंकि cos फाई की वैल्यू या +1 है या -1 है। दोनों केस में जो मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा, तो मैक्सिमा के लिए क्या होगी, +1, तो I मैक्सिमम हमारे पास कितना आ जाएगा, I मैक्सिमम वही जो पता है आपको, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1I2 आ जाएगा ना, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही मिनिमा होगा cos फाई, अगर -1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I मिनिमा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये तो तब हो गया जब कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो ये कह रहे हैं वाई आर कोहेरेंट सोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेरेंस, क्यों, क्योंकि उनमें जो इंटरफेरेंस टर्म है उसमें जो फाई cos फाई आ रहा वो कांस्टेंट होता है। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा के लिए और उसकी जो मिनिमम वैल्यू मिनिमा के लिए उस समय के साथ उसका फेज की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये हो गया। लेकिन अगर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, कैन टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज बी कोहेरेंट, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैसे कहलाएंगे, इंटरफेरेंस अगर नहीं हो रहा है, उनके मतलब उनका जो लाइट वेव्स आ रही हैं उनका फेज कांस्टेंट नहीं, टाइम के संग बदल रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है। अब क्या होगा, इफ cos फाई इज रैपिडली चेंजिंग, तो इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज क्या आ जाएगी, cos फाई की इज चेंजिंग, फाई फेज डिफरेंस इज या फाई फेज इज चेंजिंग रैपिडली। तो अगर ये फेज में बहुत रैपिड चेंज होता है तो अब क्या कहेंगे कि अब I किसके बराबर होगा, सिर्फ I1 प्लस I2, क्योंकि अब cos फाई की वैल्यू आएगी 0। भाई +1 -1 का एवरेज क्या आ जाएगा, 0। तो अब ऐसे सोर्सेज जिनमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमेशा क्या रहे, सम ऑफ द इंडिविजुअल सोर्स, उनकी लाइट की इंटेंसिटी, एक की I1 और दूसरे की I2, वो क्या कहलाते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेज। तो इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है कि सोर्सेज कैसे हो, कोहेरेंट। हाँ, 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट हो सकते हैं क्या, क्यों नहीं हो सकते, आंसर तो है नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, उसके कारण है, देखिए जो लाइट सोर्स होता है, तो कोई भी सोर्स हो, छोटे से छोटा सोर्स हो, उसमें भी मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, सब एटम्स से मिलके बना है। तो लाइट कभी बल्क ऑफ सोर्स से एक साथ नहीं निकलती, लाइट एटम्स से निकलती है। और जब वो एटम, कोई भी एटम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, वो भी 10⁻⁻8 सेकेंड्स या 10⁻⁻10 सेकेंड्स के लिए, तो जब वो आता है तो लाइट एमिट करता है। अब बताइए, जो इतने सारे एटम्स हैं, तो आप देखिए अगर आप इंडिपेंडेंट सोर्स की बात कर रहे हैं तो पता नहीं कौन सा एटम कब किस हायर से किस लोअर में आ रहा है, तो कौन सी वो लाइट एमिट कर रहा है। दैट इज द फेज चेंज टेक्स प्लेस एब्रप्टली, वेरी रैपिडली। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट तो नहीं हुए, कोहेरेंट सोर्स में क्या होता है, फेज चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। और इंडिपेंडेंट सोर्सेज में क्या हुआ, इतना एब्रप्ट फेज चेंज होता है कि अगर 10⁻⁻8 सेकेंड के ही लिए एक कांस्टेंट फेज वाली लाइट एमिट होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस और उसमें
जो रैपिड चेंज हो रहा उसकी वजह से जो सोर्सेज हैं वो ऐसी लाइट एमिट कर रहे हैं जो फास्ट और रैपिड चेंज होने की वजह से हमारी आँख डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही। हमें क्या दिख रहा है? एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। हम आँख से 1 सेकेंड में 10⁸ टाइम्स चेंजेस डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन जैसा दिखता है और हम ये कहते हैं कि देयर इज़ यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। 4. State the condition for two light sources to be coherent. Also methods of producing coherent sources. याद रखिए, जो लाइट सोर्सेज S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेज, ये देखिए यहाँ स्लिट्स से ये बने हुए हैं, तो ये सेम स्लिट जो सोर्स है, स्लिट सोर्स है, उसकी सेम वेव फ्रंट पर ही तो सिचुएटेड है। कहने का मतलब है क्या कंडीशन है? बोथ द सोर्सेज मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंगल सोर्स, तभी एक में जो फेस चेंज होगा वही दूसरे में भी होगा। सेकेंडली, मोनोक्रोमेटिक वेव्स एमिट करना चाहिए S1 S2 से। थर्डली, उनके दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन याद रखिएगा। फिर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेज बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जैसे यंग्स डबल स्लिट में हम लोग देखते हैं, लॉयड्स मिरर में बाय रिफ्लेक्शन, फ्रेनेल बाइप्रिज्म में बाय रिफ्रैक्शन, और दूसरा बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जैसे ऑयल फिल्म और थिन फिल्म जो सोप की होती है उसमें ये एग्जाम्पल है। बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड वी गेट कोहेरेंट सोर्सेज। तो बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is sustained interference? State the necessary conditions to obtain it. Sustained interference means interference pattern में जहाँ मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है वो टाइम के संग चेंज ना हो। The position of maxima and minima should remain constant with time. They should not change with time. Such interference pattern is called sustained interference. बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर याद रखना है आपको। नाउ कंडीशंस नेसेसरी टू ऑब्टेन इट, वो आपको 3-4 कंडीशंस याद रखने नहीं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, याद रहेगा आपको। सेकेंड, द सोर्सेज मस्ट प्रोड्यूस लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। थर्ड, दे शुड प्रोड्यूस लाइट वेव्स ऑफ नियरली सेम एम्पलीट्यूड फॉर द गुड कंट्रास्ट। अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देखिए अगर A1 10 है और A2 9 है तो I मैक्सिमम के लिए आपके पास होता है K A1 + A2 होल स्क्वायर यानी 19 स्क्वायर, और I मिनिमम के लिए क्या आएगा? I मिनिमम के लिए आ जाएगा, दिस इज मिनिमम K 10 - 9 दैट इज 1 स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस। दिस विल प्रोड्यूस अ गुड कंट्रास्ट इफ एम्पलीट्यूड्स आर नियरली सेम। तो अगर एम्पलीट्यूड भी नियरली सेम हो तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का अच्छा कंट्रास्ट मिलेगा। दे शुड rays emitted from the waves emitted from the S1 S2 coherent sources must travel in the same direction and they should be monochromatic. So in this way you have to. Now question 6, it is very important question. In YDSC intensity of bright fringes eye, what will be intensity at the same place if one of the slit is closed? Now what happens if S1 S2 2 slits are there, one slit is closed, then interference fringes are not seen, only single slit pattern is observed. What happens if both are on? Then suppose I resultant is K this A plus A whole square, suppose both are sending the waves of same amplitude, then what is this here? This K into 4A square, and at the maxima where the amplitude is both the waves we have suppose same, then I maximum, this is given as I. Okay.
At the same place, if one of the slit is closed, if one of the slit is closed, then this A is finished. Then what will be I dash maxima at the same place? Okay, A square only. This is I equal to 4k A square. Then what will you write? Only k A square, that is I by 4. आपको लिखना नहीं आता है कि कैसे लिखें, क्योंकि आप सोचते हो कि अगर इंटेंसिटी दी हुई है किसी जगह पे आई तो आई तो होती ही है, नहीं, वो आई रखो, फार्मूला याद रखो इंटेंसिटी का। तो आई मैक्सिमा किसी जगह पे मान लो तो के ए प्लस ए 2a, 2 का होल स्क्वायर 4, तो 4a स्क्वायर हो गया। हाँ, अब उसी जगह पर एक क्लोज कर दी गई है स्लिट, तो खाली के ए स्क्वायर ही तो हुआ, तो के ए स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ आई क्या होगा? आई बाई 4। ठीक है ना। बस ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन देखिए 7th। इसमें देखिए इन YDSE width ratio of two slits is 4:1. Find the amplitudes of the waves emitted from them. अब width ratio जो इसकी स्लिट विड्थ है उसका रेशियो दिया है, कितना दिया है ये? 4:1। याद रख लीजिए कि जो I1 अपॉन I2 इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, और अगर यही है विड्थ रेशियो, ये रिलेशन याद होना चाहिए W1 अपॉन W2, तो इसकी वैल्यू गिवन है 4:1। देयरफॉर A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा? अब तो आंसर क्लियर हो गया होगा, कितना हो जाएगा? 2:1 स्क्वायर रूट। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, जो फ्रिंज डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैक्सिमा मिनिमा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, और उस पर बेस्ड सोर्सेस कोहेरेंट कब होंगे कब नहीं होंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी। उम्मीद करती हूँ आज आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ज़रूर आप याद रखिएगा, कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना मत भूलिएगा। थैंक यू।